नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीबीआई ने अवैध खनन मामले में समन भेजा है। बतौर गवाह अखिलेश को पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई ने अखिलेश को कल यानी गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। नोटिस में कहा गया है कि जवाब देने के लिए अखिलेश को सीबीआई के सामने उपस्थित होना होगा। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद मचे सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर हमला बोला है। जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कि यह जनता का जनादेश है जो कांग्रेस को मिला है, इसमें किसी भी कीमत में विश्वासघात नहीं होने देंगे। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि हमारे 3 ऑब्जर्वर हिमाचल प्रदेश में हैं, एक एक विधायक से बात की जाएगी। जब तक वो अपनी रिपोर्ट नहीं देते किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आते ही अगर कठोर फैसले की जरूरत पड़ेगी तो वो लिया जाएगा। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। मैं अभी कांग्रेस अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई है और उनका यही कहना है कि उन्होंने इन ऑब्जर्वरों को कहा है सबसे बात कीजिए, सारे विधायकों से बात कीजिए और मुझे जल्द रिपोर्ट सौंपिए ताकि अगले का रास्ता क्या होगा हमारे लिए उस पर हम एक अंतिम निर्णय ले सकें। हम क्रॉस वोटिंग से भाग नहीं रहे हैं, ये वास्तविकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमारे ऑब्जर्वर रिपोर्ट में उसकी चर्चा करेंगे, पर अभी हमारी प्राथमिकता हमारी कांग्रेस सरकार को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही दिसंबर 2022 में स्पष्ट जनादेश मिला था। हिमाचल में जारी सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस्तीफे की अफवाहों के बीच अब सीएम सुक्खू ने खुद जनता के सामने आकर इस्तीफे की खबरों का खंडन किया है। सीएम ने कहा, ना तो किसी ने मुझसे इस्तीफा मांगा और ना ही मैंने किसी को अपना इस्तीफा सौंपा है। हम बहुमत साबित करेंगे, हम जीतेंगे, हिमाचल की जनता जीतेगी। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। तो उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे जगन नेगी जी ने जब बात रखनी स्टार्ट की तो उन पर किस बदतमीजी से बात की गई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र में किसी की आवाज दबाना नहीं चाहते और हमने तो विप जारी कर रखा था। उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं थी, हमारा तो विप जारी है और जो हमारे विधायक थे हमने तो वोटिंग करनी थी। अभी भी आप गिन लेते, विप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं, और 25 विधायक थे। और जो विधायक विप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। हिमाचल के राजनीतिक संकट पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने 2 वरिष्ठ ऑब्जर्वर हिमाचल भेजे हैं, उनको आने दीजिए और रिपोर्ट देने दीजिए। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी अपना इस्तीफा पेश कर दिया है, या हो सकता है कि आलाकमान ने उनसे मांगा हो, मुझे पता नहीं है। और इसलिए आज जो किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। और ये सरकार सही मायने में सत्ता में रहने का अधिकार, नैतिक अधिकार ही खो चुकी है और इस सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। और मुझे जानकारी मिली है, मुझे मालूम नहीं कितना सत्य है,
हाउस के अंदर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने त्याग पत्र की पेशकश कर दी है। मैं इस तरह ही कहना चाह रहा हूँ सारे मामले को लेकर के कि हिमाचल प्रदेश में सारी चीजों को लेकर के आज से पहले कभी इस तरह का ड्रामा नहीं हुआ जो अभी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँ कि सरकार आज बचाने की कोशिश करें, लेकिन कल सरकार नहीं होगी। एक दिन 2 दिन की बात कर रहे हैं, सरकार आने वाले समय में नहीं होगी कांग्रेस की, इस बात को उनको मानना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस में अंतर्कलह बढ़ता जा रहा है, तो वहीं विधानसभा में एक अलग ही गणित चल रहा है। इन दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज सत्र की शुरुआत में ही खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के 15 विधायकों को सत्र से सस्पेंड किया गया है। हिमाचल प्रदेश में जिन विधायकों को सस्पेंड किया गया है, उनमें ये नेता शामिल हैं: नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, विपिन परमार, रणधीर शर्मा, लोकेंद्र कुमार, विनोद कुमार, हंसराज, जनकराज, बलवीर वर्मा, त्रिलोक जमवाल, सुरेंद्र शौरी, दीप राज, पूर्णचंद, इंद्र सिंह गांधी, दलीप ठाकुर और रणवीर निक्का शामिल हैं। आपको बता दें, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नियम 319 के तहत विपक्ष के सदस्यों के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मंगलवार को बीजेपी विधायकों ने स्पीकर के साथ गलत व्यवहार किया, जिसके बाद हर्षवर्धन चौहान ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर समेत अन्य विधायकों के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया। इसे स्पीकर ने पढ़ा और प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद बीजेपी के विधायक हंगामा करते हुए वेल तक पहुंच गए। स्पीकर ने एक्शन लेने की वार्निंग दी, लेकिन स्पीकर के खिलाफ बीजेपी विधायकों की नारेबाजी लगातार जारी रही। इसके बाद स्पीकर ने मार्शल को आदेश दिया कि भाजपा सदस्यों को सदन से बाहर किया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली पहुंचे। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम की चर्चा की गई। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल प्रदेश में गरमाई राजनीति को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासन का जो तरीका होगा, उसे पार्टी के आंतरिक जो भी चीजें चल रही होंगी, उससे संतुष्ट होकर लोग बीजेपी में गए होंगे। रूप से देखिए, एक तो उनका जो आंतरिक वो अपनी सरकार से असंतुष्ट लोग हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी में सरकार चलाने के तरीके में कहीं ना कहीं उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर उनके विधायक क्यों जा रहे हैं, उनके नेतृत्व से क्यों नाखुश हो रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारियां आपने शुरू कर दी उत्तराखंड के अंदर भी। 2 बार से लगातार 14 हो या 19, 5 में से 5 सीट बीजेपी जीती है। इस बार किस तरह से तैयारी है, क्योंकि आज कोर ग्रुप की बैठक भी होनी है, कितने प्रत्याशियों पर आप एक पैनल तैयार करके लाए? हमारी पूरी तैयारी है और बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने अपना आवेदन किया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज विकास चारों तरफ हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, गरीबों के लिए योजनाएं बनी हैं, नारी शक्ति का उत्थान हुआ है, नारियों के क्षेत्र में अनेक योजनाएं बनी हैं, अनेक सारे देश के अंदर ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए। नौजवान युवाओं के लिए रोजगार हो, स्वरोजगार हो, अन्य क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ाने का काम हुआ है, किसानों की समृद्धि के लिए काम हुए हैं, हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुए हैं। और उत्तराखंड में भी अभूतपूर्व रूप से उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ा है। उसी के कारण आज हर कोई भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव में जाना चाहते हैं। तो हमने भी सारे नामों को लिया है और केंद्रीय संसदीय बोर्ड को उन सभी नामों को हम प्रेषित कर देंगे। वहीं हिमाचल का सियासी संकट पर पलटवार का दौर शुरू है। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर लोगों के अधिकार को कुचलने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन भाजपा धनबल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। बीजेपी उत्तर पश्चिम में तो अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है और साउथ में भी अपना सिक्का जमाने की जद्दोजहद में लग गई है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिवसीय साउथ के दौरे पर हैं। आज पीएम के दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक कार्यक्रम में लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित भी किया।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पहली बार दिल्ली से तमिलनाडु की दूरी इतनी कम हो गई है। आज गरीब, किसान, महिला और युवा से जुड़े योजना का लाभ भारत के दक्षिणी कोने तक पहुंच रहा है। 5 साल पहले तमिलनाडु के सिर्फ 20 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल आता था। आज जल जीवन मिशन के कारण 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचता है। भाजपा सरकार में पहली बार दिल्ली से तमिलनाडु की दूरी इतनी कम हुई है। आज गरीब, किसान, महिला और युवा, उनसे जुड़ी हर योजना का लाभ भारत के दक्षिणी कोने तक पहुंच रहा है। बीजेपी सरकार कैसे काम करती है, आज तमिलनाडु खुद इसका गवाह है। 5 साल पहले तमिलनाडु के सिर्फ 21 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल आता था। 20 लाख। आज जल जीवन मिशन के कारण 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचता है। सब जानते हैं कि कैसे घर तक पानी न आने से सबसे ज्यादा तकलीफ घर की महिलाओं को उठानी पड़ती थी, लेकिन घर घर नल पहुंचने से उसने जीवन को आसान कर दिया है। आज तमिलनाडु की 40 लाख से ज्यादा महिलाओं के घर तक, उनके किचन तक उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच रहा है। इससे उन्हें धुएं से मुक्ति मिल गई है। आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों की ईज ऑफ लिविंग कितनी बड़ी है, और इसीलिए तो आज तमिलनाडु में जहां जाता हूं, माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में आकर के मुझे आशीर्वाद देती है। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया, और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया। तमिलनाडु की इस धरती का भगवान श्री राम के साथ जो संबंध है वो दुनिया जानती है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले आयोजन से पहले मैं जो अनुष्ठान कर रहा था, उसके तहत विभिन्न मंदिरों में गया था, धनुषकोडी भी गया था,
सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु राम का राम मंदिर के निर्माण से पूरा देश खुश है। इसी विषय पर संसद में एक प्रस्ताव आया था। अभी कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन आया था, लेकिन इस दौरान डीएमके के सदस्य सारे एमपी सदन छोड़ करके भाग गए। डीएमके इस व्यवहार ने फिर साबित किया है कि उन्हें आपकी आस्था से कितनी नफरत है। बीजेपी राष्ट्र प्रथम, नेशन प्रथम, नेशन फर्स्ट का सिद्धांत लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी की हमारी सरकार दुनिया भर में संकट में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ती। हम पाकिस्तान से अपने पायलट अभिनंदन को सुरक्षित वापस लाए। हमारे कितने ही मछुआरे भाइयों को छुड़ाकर हमारी सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाई है। श्रीलंका में हमारे 5 मछुआरों को फांसी हुई थी। ये मोदी है, उनको जिंदा घर लेकर के आई। कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा हो गई थी, उन्हें भारत सरकार पूरा प्रयत्न करके सुरक्षित अपने घर वापस लाई है। अगर कांग्रेस की सरकार होती, अगर इंडी गठबंधन की सरकार होती, तो क्या ये संभव था? क्या वो ला सकते थे? ऐसा सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस की इंडी गठबंधन की सरकारें तो ऐसी रही है जो सालों से पाकिस्तान की जेल में पड़े एक भारतीय की सुरक्षा तक के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपनी बेटियों के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। उनके साथ मीसा भारती और हेमा यादव भी मौजूद रहे। रेलवे के लैंड फॉर जॉब मामले में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी। तीनों आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आरक्षण की मांग भी बढ़ती चली जा रही है। ताजा मामला राजस्थान के धौलपुर में कुशवाहा समाज ने आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर फिर से सरकार को अल्टीमेटम दे दिया और अब की बार आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को पूर्व में भरतपुर प्रशासन की ओर से 10 दिन का समय देकर सरकार से वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सरकार की ओर से 25 फरवरी तक वार्ता के लिए बुलावा नहीं आया और कोई फैसला नहीं लिया गया। इसको लेकर कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के तत्वाधान में कुशवाहा जगाओ अभियान के तहत 12% आरक्षण और 12 सूत्री मांगों को लेकर धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में कुशवाहा समाज पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने समाज के लिए 12% आरक्षण और लवकुश कल्याण बोर्ड को वित्तीय दर्जा दिलवाने सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा की है। प्रधान गार्डन बसिनवा में समाज के बंधुओं द्वारा 5 मार्च को कुशवाहा छात्रावास धौलपुर में कुशवाहा महासभा का आगाज किया गया, जिसमें आरक्षण को लेके चर्चा की जाएंगी और ये निर्णय लिया जाएगा कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। 25 तारीख को संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा आई साहब द्वारा ये हम लोगों को कहा गया कि 25 तारीख तक हम सरकार से वार्ता करा देंगे, लेकिन कोई वार्ता नहीं हुई। अब हम समाज के बंधु 5 मार्च को ये फैसला लेंगे कि हमें कहाँ रोड जाम करना है, कहाँ हमें आंदोलन करना है। ये बहुत बड़ी महासभा करके हम ये आंदोलन लेंगे। प्रधान गार्डन नवाब बसई में खास व्यक्तियों की कुशवाहा समाज के भाइयों की मीटिंग हुई और उसमें एक निर्णय लिया गया कि आगामी 5 मार्च को छात्रावास धौलपुर में एक कुशवाहा महापंचायत का आयोजन किया गया है और उसमें
निर्णय लेकर के आंदोलन की घोषणा की जाएगी और इसमें समाज के पूरे प्रदेश से कुशवाहा भाई पधारेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।